बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 270 मौला हिता फरमाए। वहीदान, जिस डायरी के लिए ये सारा खट राग फैलाया गया है वो तो होटल ही के कमरे में रह गई है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। उसने हैरत ज़दा नजर से मुझे देखा और बोली, तुम ये बात इतने इत्मीनान से क्यों कह रहे हो? हाँ, मैं वाकई बहुत मुतमईन हूँ। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा, तुम भी ख्वाह मुख्वाह किसी फिक्र अंदेशे में ना पड़ो। मैं खुद ही वो डायरी होटल में छोड़ दी है, वरना तुम जब बैग लेकर कमरे से निकली थी तो मैं तुमसे पहला सवाल डायरी के बारे में करता। उसकी हैरत दो चंद हो गई, बल्कि इस हैरत ने उलझन और तजब्जब की शक्ल अपना ली। वो लड़ते हुए लहजे में बोली, मगर वो डायरी तो बहुत अहम है वहीदान, तुमने उसे होटल के कमरे में क्यों छोड़ा? मियां जायद को चक्कर देने के लिए मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्या मतलब? वो चल पड़ी। मतलब ये कि मैंने हाईएस को सिग्नल से बाईं जानी मोड़ा और उसे शेरटन और पीसी के दरमियान से गुजार कर रफ्तार बढ़ाते हुए साहिल से कहा, मैं चाहता हूँ मियां जायद इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाए कि मैं अफरा-तफरी में सुर्ख जिल्द वाली वो डायरी होटल ही में भूल कर फरार हुआ हूँ। वो बोली, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही वजदान, तुम ठीक कहती हो। मैंने तायद की, ये बात खासी पेचीदा है। मियां जायद हुसैन को इस किस्म की खुशफहमी में डालने के लिए तुमने वो कीमती डायरी होटल में छोड़ दी। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, ये वही अहम डायरी है जिसके उसूल के लिए खूनी खेल खेला जा रहा है। तुमने महज मियां जायद हुसैन को खुशफहमी में मुबतला करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। एक लम्हे को रुककर उसने इजाफा किया, और खुशफहमी भी कैसी? अगर तुम डायरी की डुप्लीकेट यानी कोई और बोगस डायरी वहां छोड़ आते तो कोई बात भी थी, तुम तो असली डायरी। मैंने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया और कतई कलामी करते हुए कहा, मैंने होटल के कमरे में जो डायरी छोड़ी है उसे तुम बोगस और नकली समझो। वो मियां जायद हुसैन के किसी काम नहीं आएगी, मगर वो उसको समझने की कोशिश जरूर करेगा, और उसका प्राइवेट बाप मलक नवाज़ अली तो उस डायरी को देखकर ऐसा घूमेगा कि जिंदगी भर घूमता ही रहेगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा इत्मीनान बता रहा है कि तुम कोई गहरी चाल चल चुकी हो। अब तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गई हो। मैंने होटल मेट्रोपोल के पीछे छोड़ते हुए कहा, मेरी चाल इतनी गहरी है कि उसकी तह तक ना तो मियां जायद हुसैन पहुंच सकेगा और ना ही मलक नवाज़ अली। बूढ़ा चौधरी जिंदगी भर सर पटकता रह जाएगा, मगर वो सोने तक नहीं पहुंच सकेगा जिसकी चकाचौंध देखने के लिए बरसों से उसकी आंखें तरसी हुई हैं। वो संजीदगी से बोली, अपनी इस चाल के बारे में मुझे नहीं बताओगे? उसके सवाल के जवाब में मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे सुर्ख जिल्द वाली डायरी के उस वर्क के बारे में बताया जो मैंने नहाए सफाई से पार करके अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया था। उस वर्क के आगे पीछे दोनों सफात पर सोने वाले मतरूक कुएं की निशानदेही की गई थी, और बिल्कुल दुरुस्त मुकाम पर पहुंचने के लिए खतूत की मदद से एक नक्शा सा खींच दिया गया था। वो दो सफात उस डायरी की रूह थे। रूह के बगैर जिस्म बेमानी हो जाता है, और वो डायरी भी अब किसी काम की रही थी और ना खाज की। किसी लाश की तरह वो भी एक बोझ थी। चौधरी नवाज़ अली उस डायरी को चाहे एक सदी तक अपने सर पर उठाए फिरता, वो मुर्दा कभी बोलने वाला नहीं था। पूरी बात सुनने के बाद साहिल ने कहा, वहीदान, तुमने तो बहुत कामयाब चाल चली है, ऐसी ज़ानत मैंने किसी और में नहीं देखी। आखिरी जुमला उसने बड़ी लगावट से अदा किया। मैंने कहा, इंसान अगर अपनी आंखें खुली रखे तो एक से एक मंजिर उसे देखने को मिल जाता है। कुदरत ने सारे खूबसूरत और हसीन मनाजर इंसान की आंख ही के लिए तख्लीक किए हैं। तुम्हारा मुशाहिदा बहुत कवी है, यानी तुम ताकतवर नजर की मालिक हो। वो अपनी तारीफ सुनकर चेकी, फिर कदरे संजीदा होते हुए बोली, कुदरत ने तो हर तरफ हुस्न और दिलकशी ही की तख्लीक की है, लेकिन हमारी आंखों को अक्सर और बेशतर रंजीदा और गमज़दा करने वाले मनाजर ही देखना पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हजरत इंसान की कार फरमाई है। मैंने जवाब दिया, अपने अमाल से ऐसे दिल दोज और जिगर पाश मनाजर तख्लीक करने की कोशिश में लगा रहता है। वो चौंकते हुए लहजे में बोली, इसका मतलब ये है कि खुद ही अपना सबसे ये बड़ा दुश्मन है? इसमें क्या शक है? मैंने जल्दी से कहा। साहिल गाड़ी से बाहर सड़क को देखते हुए चौंक कर बोली, ये रास्ता तो देखा हुआ सा लग रहा है। मैंने गौर किया तो साहिल की बात वाज़ेह हो गई। टोयोटा हाईएस इस वक्त शायरा फैसल से गुजर रही थी। हमने गुज़िश्ता रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ज्यादातर सफर इसी सड़क पर किया था। टैक्सी ड्राइवर की जबानी मुझे मालूम हुआ कि शायरा फैसल सीधी एयरपोर्ट को जाती है। इस वक्त हम आयशा स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। साहिल ने पूछा, अब क्या इरादा है वहीदान? किस सिलसिले में? मैंने ज़ुबानी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं सोच में पड़ गई। इस वक्त हमारे सामने कोई मंजिल नहीं थी। होटल को हमने नहायत ही हंगामी सूरत हाल में छोड़ा था। इस शहर नाशनास में सर छुपाने का कोई और ठिकाना भी नहीं था। काजी सुल्तान का साफी दोस्त बाकर दोपहर तक इस्लामाबाद से आने वाला था, उससे इधर का रुख भी नहीं किया जा सकता था। क्या सोचने लगे? मुझे खामोश देखकर साहिल ने इस्तफसार किया। मैंने जवाब दिया, साहिल, इस अजनबी शहर में मेरा ऐसा कोई जानकार नहीं कि मैं रात के आखिरी पैर उसका दरवाजा खटखटाऊं, और ना ही हम किसी दूसरे होटल में क़याम कर सकते हैं। फिर क्या सारी रात इसी गाड़ी में सफर करते रहेंगे? हाँ, मैंने इस बात में सारी लाते हुए कहा, यह भी रात गुजारने का एक तरीका हो सकता है। हम गाड़ी को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाते रहें उस वक्त तक जब तक गाड़ी का ईंधन साथ दे या फिर सुबह का उजाला फैल जाए। वो मुतदिल लहजे में बोली, चलो एक तरीका तो हो गया, इसके अलावा और कौन सा तरीका है तुम्हारे जहन में ये रात बिताने का?
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम शायरा फैसल का हुक्म माने। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने समझाया ये सड़क एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, हमें इसकी पैरवी करना चाहिए। कराची एक बैनुल अक़वामी शहर है, इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24 घंटे मसरूफ रहता होगा। एयरपोर्ट ही वो वाहिद मुकाम है जहाँ हम ज्यादा से ज्यादा वक्त सुकून के साथ गुजार सकते हैं। वहाँ बात बात की बोलियां बोलने वाले खार रंगो नस्ल के लोग मौजूद होंगे। कोई हमारी जानिब तवज्जो नहीं देगा, हम बासानी उस माहौल और उन लोगों में रल मिल जाएंगे। डन। उस रेस्टोरेंट पर जमे मेरे बाएं हाथ पर अपना दायां हाथ मारते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, हम एयरपोर्ट जाएंगे। मैंने तो अमल करते हुए कहा, लेकिन उसमें एक कबाहत है। कैसी कबाहत? उस कबाहत का नाम है लिबास। मैंने कहा, यानी हमारे लिबास। क्या हुआ हमारे लिबास को? बूंजन ज़्यादा लहजे में बोली। उसके साथ ही उसने अपने और मेरे लिबास का जायजा लिया। उसके सीने से एक ठंडी सांस खारिज हुई। हम दोनों ने स्लीपिंग ड्रेस पहन रखे थे। मैंने कहा, हम अगर इस लिबास में एयरपोर्ट की इमारत में कदम रखेंगे तो फौरन सब की नजर में आ जाएंगे, ख्वाह मुखा मजाक का निशाना बनेंगे और उसके साथ ही ताड़ने वाली नजरें हमें शक के अंदाज में देखेंगी। इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं कि दूसरों को अपने पीछे लगा लें। फिर क्या करें, कहाँ जाएं? उसकी उलझन दो चंद हो गई। जाएंगे तो हम एयरपोर्ट ही, मैंने अटल लहजे में कहा, लेकिन उससे पहले हमें अपना लिबास तब्दील करना होगा। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखते हुए बोली, हम अपने लिबास कहाँ तब्दील करेंगे? इसी गाड़ी में, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो हिचकिचाहट अमेज़ अंदाज में मुझे तकने लगी। मैंने कहा, टोयोटा हाईएस खासी बड़ी गाड़ी है, दर्जन भर अफराद इसमें बासानी सफर कर सकते हैं। तुम गाड़ी के पिछले हिस्से में चली जाओ और इत्मीनान से लिबास तब्दील कर लो। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये बात नहीं है वैदान, वो जल्दी से बोली। मैं तुम पर अंधा एतमाद करती हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरी जानिब निगाह उठाकर भी नहीं देखोगे। तुमने कदम कदम पर मेरी इज्जत की हिफाजत की है। मैं ऐसे मुहाफिज पर बेतमादी किस तरह कर सकती हूँ? फिर तुम्हारी हिचकिचाहट की वजह क्या है? कुछ नहीं, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। फिर पूछा, तुम गाड़ी को किसी जगह रोकोगे या ये कार्रवाई चलती हुई गाड़ी ही में करना होगी? मैंने कहा, चलती हुई गाड़ी में तो ये मुनासिब नहीं होगा। मैं किसी तारीख मुकाम पर गाड़ी रोकता हूँ। पहले तुम अपना लिबास तब्दील कर लो, फिर मैं कर लूंगा। मैंने एक माकूल सी जगह देकर हाईएस को शायरा फैसल से उतार कर सर्विस रोड पर डाल दिया। फिर एक नीम तारीख मुकाम पर गाड़ी खड़ी कर दी। साहिल को बैग के साथ मैंने गाड़ी के पिछले हिस्से में भेज दिया और खुद गाड़ी से बाहर आकर नीचे बैठ गया और सामने वाले टायर का मुआयना करने की अदाकारी करने लगा। मेरा ये रद्द-ए-अमल दोहरे मकसद का हामिल था। एक तो मैं मेन रोड से गुजरने वालों को ये दिखाना चाहता था कि गाड़ी में कुछ खराबी पैदा हो गई है और मैं उसे चेक करने या ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे में साहिल की हिचकिचाहट और गुरेज को रफा करने का ख्वाहिशमंद था। गाड़ी की बाड़ी के पीछे मेरा जिस्म छुप कर रह गया। मुझे उम्मीद थी कि अब साहिल किसी फितरी दड़के के बगैर लिबास तब्दील कर सकेगी। 5 मिनट के अंदर अंदर साहिल ने लिबास बदल लिया। उसने ब्लू जीन्स पर ग्रे कलर की लूज टी शर्ट पहन ली। उसके बाद मैंने भी स्लीपिंग सूट से निजात हासिल करके जीन्स और धारीदार टी शर्ट जेब तन कर ली। पाँव में साहिल की तरह मैंने भी जोगर्स पहन लिए। उतारे हुए कपड़ों को हमने बैग में भरा और टोयोटा हाईएस से एक मरतबा फिर एयरपोर्ट की जानिब रवा दवा हो गई। इस सफर रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा थी। मेरे पास जो रकम बची थी उसे मैंने 3-4 हिस्सों में तकसीम करके अपनी मुख्तलिफ जेबों में महफूज कर लिया। कुछ रकम मैंने साहिल के पास रखवा दी। दौरान सफर में रकम को हमेशा बांट कर मुख्तलिफ जगहों पर महफूज करना चाहिए ताकि जेब कटने या किसी और किस्म के ज़ियां के सबब किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। डायरी से निकाला वो बेशकीमत वर्क मैंने अपने लिबास के खासुल खास मुकाम पर छुपा दिया। तलाशी लेने वाला कोई भी शख्स उसे बासानी बरामद नहीं कर सकता था और बवक्ते तलाश करने वाले को भी मैं किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में डाल देता। ठीक 4:30 पर हम बालाई मंजिल पर वाक़े एयरपोर्ट के एक रेस्टोरेंट में बैठे काफी की चुस्कियां ले रहे थे। हम थोड़ी देर कबल आसाब शिकन नमाज से गुजरे थे। उनके पेश नजर बड़ी शिद्दत से काफी की तलब हो रही थी। होटल की गाड़ी टोयोटा हाईएस को मैंने पार्किंग लॉट में खड़ा कर दिया और सफरी बैग हम अपने साथ ले आए। मियां जाहिद हुसैन के गुमाइश उस नकली एएसआई का पिस्टल उसी बैग के अंदर कपड़ों के दरमियान रखा हुआ था। हमारे साथ बोर्डिंग या इमिग्रेशन वाला कोई मामला तो था नहीं, लिहाजा हमारे बैग में गैर लाइसेंस याफ्ता आतिशी असले की मौजूदगी हमारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकती थी। कॉफी पीने के दौरान में हमारे दरमियान मौजूदा हालात पर गुफ्तगू होती रही। साहिल की सुई एक ही मुकाम पर अटक कर रह गई। उसने धीमे लहजे में अपनी तशवीश का इज़हार किया। फैजान, मेरी समझ में नहीं आ रहा मीर बख्श कहाँ गायब हो गया। उसकी तशवीश बजा थी। मैं मीर बख्श की तरफ से गाफिल नहीं था। ताम गुज़िश्ता 1.5 घंटे में हम जिन हालात से गुजरे थे उसमें सब कुछ फरामोश करके मीर बख्श की तलाश के लिए निकल खड़े होना मुमकिन नहीं था और ना ही मुनासिब था। मैंने साहिल से कहा, तुम मुझे तफसील से बताओ, जब मैंने तुम्हें मीर बख्श को बुलाने ऊपरी फलूर की तरफ भेजा था तो वहाँ क्या हालात पेश आए थे? वो काफी का घूंट भरते हुए बोली, मैं तुम्हारी इशाराती हिदायत पर सीधी होटल के कमरा नंबर 302 के दरवाजे पर पहुंची थी। उस वक्त मेरी घड़ी में 3:15 बजे थे। रात को उस पहर मीर बख्श को नींद में होना चाहिए था। मैंने पहले होले होले उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना हुआ तो मैंने दस्तक की कुव्वत बढ़ा दी, मगर इस दफा भी नतीजा 0 के बराबर ही बरामद हुआ। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुकी, फिर बात जारी रखते हुए बोली, बार नाकामयाबी के बाद पता नहीं मेरे जी में क्या आई कि मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमा कर देखा।
और उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब हल्की सी क्लिक के साथ दरवाजा खुलता चला गया। गोया मीर बख्श ने दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं किया था। हैरत है, मैंने काफी के साथ मंगवाए गए सैंडविच का नवाला तोड़ते हुए कहा, मीर बख्श इतना बेहतियात तो नहीं हो सकता, वो तो एक एक पहलू पर नजर रखने वाला बंदा है। वो ताइदी अंदाज में बोली। मुझे खुद गैर मुकफ्फल दरवाजा देकर हैरत का झटका लगा था। साड़ बुदा उसकी खैर करे, मैं तो मीर बख्श के लिए परेशान हूँ। वो हमारा एक जानिसार दोस्त था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मीर बख्श की दोस्ती और वफादारी को शक की नजर से नहीं देखा जा सकता, खुदा उसे सलामत रखे। इस वक्त मीर बख्श के लिए मेरे दिल से दुआ निकली थी। मैंने दोबारा साहिल की जानिब देखते हुए कहा, जब तुम कमरे में दाखिल हुई तो तुमने क्या देखा? मेरा मतलब है वहाँ क्या हालात पेश आए? उसने बताया, कमरे के अंदर नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी, मगर मीर बख्श का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। मैंने वॉशरूम में जाकर देखा और कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन मीर बख्श उस कमरे में होता तो उसका कोई सुराग मिलता। वो कहाँ जा सकता है? मैंने बुरख्याल अंदाज में जेरे लब कहा। साहिल बोली, यही तो समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि उसने किसी किस्म की गड़बड़ को सूंघ लिया होगा। मैंने क्या सराई करते हुए कहा, और मौके की संगीनी को देखते हुए वो कहीं इधर उधर हो गया है। साहिल सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, तुम अपने दिल की घबराहट पर काबू रखो। मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा, अल्लाह के फजल से वो बाखैरियत होगा। तुम मुझे बताओ, जब तुम्हें कमरे में मीर बख्श नहीं मिला तो फिर तुमने क्या किया था? वो तामल करते हुए बोली, मैं तुम्हें मीर बख्श के गयाब के बारे में बताने आ रही थी कि उन दो मरदूदों ने मुझे घेर लिया। वो तुम्हें कहाँ मिले थे? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने मीर बख्श वाले कमरे से निकलकर जैसे ही दरवाजा बंद किया, वो दोनों मुझे जीने पर नजर आए। साहिल ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो चौथे फ्लोर से तीसरे फ्लोर की तरफ आ रहे थे। मुझ पर नजर पड़ते ही उन्होंने दौड़ लगा दी। मैं भागती हुई दूसरे फ्लोर पर पहुंची, लेकिन अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने मुझे दबोच लिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, साहिल, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक नहीं किया था, फिर तुमने वापसी पर बेधड़क कमरे में दाखिल होने की बजाय दरवाजे को क्यों पीट डाला था? वो सब कुछ बुखलाहट में हुआ था। वो मोतदिल लहजे में बोली। उस वक्त मैं ऊपर से दौड़ती हुई आई थी, वो इस हालत में कि दो अफराद मुझे काबू करने के लिए मेरे पीछे आंधी और तूफान की तरह लपके चले आ रहे थे। तुम उस दस्तक को मेरा लाशऊरी और इज़्तिराबी अमल कह लो। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस किस्म के संगीन हालात में इंसान इसी नोयत की गलतियां करता है। इन नफाल को गलता कहना भी जायज नहीं, क्योंकि इसमें इंसान का इरादा शामिल नहीं होता। ये एक लाशऊरी, बेसाख्ता और फौरी अमल होता है। साहिल ने कहा, वैदान, इस वक्त हम बड़ी हद तक एक महफूज मुकाम पर बैठे हैं। रास्ते भर किसी दुश्मन ने हमारा ताकुब नहीं किया, जिससे जाहिर होता है हमारे मुखालफीन हमारे फरार होने की सम से आगाह नहीं। लिहाजा हमें सबसे पहले मीर बख्श को तलाश करने की कोशिश करना चाहिए। मैंने साहिल की तजवीज से इत्तफाक करते हुए कहा, इस तलाश का आगाज मैं उसी होटल से करूंगा जहाँ हम ठहरे हुए थे। ये क्या कह रहे हो वैदान? वो बुखला गई। क्या दोबारा उसी होटल में जाने का इरादा है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मीर बख्श को ढूंढने के लिए उस होटल का रुख करना दानिशमंदी है और ना ही उसकी जरूरत है। फिर तुम क्या करने वाले हो? मैं फिलहाल ये करना चाहता हूँ, इतना कहकर मेरे रेस्टोरेंट के शफाफ और चिमचिमाते फर्श पर रखे सफेद बैग को उठा लिया। गोद में रखकर मैंने बैग की साइड पॉकेट में हाथ घुमाया तो अपने मतलब की शय मुझे मिल गई। वो दरअसल होटल का तारफी ब्रोशर था। मैंने बैग को दोबारा फर्श पर रखा और मजकूरा ब्रोशर साहिल के सामने टेबल पर डाल दिया। वो सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोली, ये क्या है? होटल का तारुफनामा। मैंने कहा, वो तो है, वो ज़्यादा अंदाज में बोली, लेकिन इस ब्रोशर का मीर बख्श की तलाश से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, मैं भी एक अजनबी बनकर उस होटल में फोन करूंगा। फोन नंबर इस ब्रोशर पर मौजूद है। मैं खुद को फरीद मीर बख्श का शनासा जाहिर करके उससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर करूंगा। देखते हैं होटल वाले अपने कमरा नंबर 302 में ठहरे हुए मेहमान फरीद के बारे में क्या रिपोर्ट देते हैं। हाँ, ये तरकीब अच्छी है, साहिल ने सराहने वाले अंदाज में कहा। इस तरह में मीर बख्श के गयाब के सिलसिले में होटल वालों का नुक्ता नजर मालूम हो जाएगा। साहिल की मजबूत तायद के बाद मैं कुर्सी से उठा और ब्रोशर के साथ टेलीफोन तक चला आया। मैंने मज़कूरा होटल के नंबर डायल किए और दूसरी जानिब से रिसीवर उठाए जाने का इंतजार करने लगा। उस वक्त तक पाकिस्तान में CLI की सहूलत मुतारफ नहीं हुई थी, इसलिए होटल वाले मुझे या इस मुकाम को ट्रेस नहीं कर सकते थे। CLI डिजिटल टेक्नोलॉजी का तोहफा है। इस टेक्नोलॉजी से पहले महकमा टेलीफोन जर्मन टेक्नोलॉजी एनालॉग से इस्तेफादा हासिल कर रहा था। एनालॉग सिस्टम के तहत ओवरसीज कनेक्टिविटी के लिए बहुत दुश्वारी का सामना होता था और बाज़ औक़ात कॉल बुक कराने के घंटों बाद इंतजार करना पड़ता था। डिजिटल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अब वो सिस्टम इंतहाई फरसूदा दिखाई देता है। चौथी बेल पर मेरी कॉल रिसीव कर ली गई। मेरी समाज से हेलो का मखसूस लफ्ज टकराया, फिर ऑपरेटर ने उस होटल का नाम दोहराया। मैंने मुतमईन होने के बाद भारी आवाज में कहा, मैं सुलेमान शाह बोल रहा हूँ, आपके होटल में मेरा एक दोस्त फरीद ठहरा हुआ है, जरा उससे बात करवा दें। अपने दोस्त का कमरा नंबर बताएं। दूसरी जानिब से सहमी हुई आवाज में पूछा गया। मैंने कहा, फरीद कमरा नंबर 302 में ठहरा हुआ है। दूसरी जानिब चलने में खामोशी रही, फिर नहायत ही रखाई से कहा गया, इस नाम का कोई आदमी हमारे होटल में क़याम पजीर नहीं और कमरा नंबर 302 तो बिल्कुल खाली है। मुझे ये सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। ऑपरेटर एक नामुमकिन सी बात कर रहा था।
मैंने एक साथ के लिए गुमान किया कहीं गलत जगह तो नंबर नहीं लग गया। इस गलती का इम्कान ना होने के बराबर था, क्योंकि मुझे आगाज ही में ऑपरेटर ने होटल का नाम बता दिया था। तब मैंने फिर भी अपनी तसल्ली की खातिर उस होटल का नाम वाज़ेह अल्फाज में दोहराया और पूछा, क्या ये वही होटल है? होटल का नाम आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, दूसरी जानिब से तस्दीकी अंदाज में कहा गया। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे होटल में कमरा नंबर 302 में आपका कोई दोस्त फरीद क़याम पजीर है। मेरी उलझन बेइंतहा बढ़ गई। मैंने इस तराबी लहजे में कहा, देखें, मैं अपने दोस्त से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। उसके दो अजीज आपके होटल के कमरा नंबर 201 में ठहरे हुए हैं। उनमें एक मर्द और एक औरत है। मेरा मतलब है एक लड़की है। उस लड़की का नाम बेला और मर्द का नाम जावेद है। आप उनमें से किसी को फोन दें। शायद आप कोई पागल इंसान है, दूसरी जानिब से कहा गया, या फिर आप किसी शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारे होटल का कमरा नंबर 201 गुज़िश्ता एक हफ्ते से खाली पड़ा है। पता नहीं आप किस जावेद और बेला की बात कर रहे हैं। मैंने एक और पैंतरा बदला सुने। आज शाम को मेरी उनसे बात हुई थी आप ही के होटल में। आप कह रहे हैं कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही उस बदतमीज शख्स ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। मिस्टर, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम कोई पागल हो जो इस वक्त मेरा माथा खाने आ गए हो। गेट लास्ट। मैं कभी इस ऑपरेटर के रवैये पर तिल मिला कर रह गया। वो इस वक्त मुझ से मीलों के फासले पर था, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे तस्वुर में रिसीवर को अपना मुक्का जाना और उसे ऑपरेटर के क्रेडल नुमा मुंह पर पटक दिया। मैंने वापस आकर साहिल को सूरतियाल से आगाह किया। ये बात ही ऐसी थी कि वो भी सुनते ही उलझन का शिकार हो गई। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, वहीदान, ये होटल वाले हमसे 420 ही क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, हमसे नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं सुलेमान शाह से कर रहे हैं। मैंने फरीद मीर बख्श का दोस्त बनकर उसी नाम से बात की थी। फिर भी उनका रवैया समझ से बाला तारा है। मेरी तो समझ में कुछ आ रहा है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है वहीदान? मियां जाहिद हुसैन का असर रसूख। मैंने मानी खेज अंदाज में साहिल की तरफ देखा। इससे पहले मैं साहिल को अपने कमरे की तलाशी के बारे में बता चुका था। जब हम फिल्म देखने गए तो डायरी की खोज में हमारे कमरे की तलाशी ली गई थी। वो तो मेरी बर वक्त हिकमत अमली काम आ गई और कीमती डायरी मियां जाहिद के बंदों के हाथ लगने से महफूज रही। फोन पर मियां जाहिद ने इस बात का इतराफ करने में कोई बाक महसूस नहीं किया था कि होटल के स्टाफ में से उसका एक बंदा मौजूद है। मैंने ये सारी तफसील साहिल को बता दी। वो बोली, फैतान, अगर ये सब कुछ मियां जाहिद के इशारे पर किया जा रहा है तो फिर मैं ये जरूर कहूंगी कि होटल के स्टाफ में उसका सिर्फ एक बंदा शामिल नहीं, बल्कि वहाँ का पूरा स्टाफ और इंतजामिया उसके इशारों पर नाचते हैं। वरना होटल के ऑपरेटर से तुमने अभी बात करके मुझे जो कुछ बताया है वो नाकाबिले यकीन हद तक नामुमकिन है। अगर होटल वाले वहाँ हमारी आमद और क्याम से मुनकिर हो रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, और वो ये कि उन्हें ऐसा करने के लिए ऊंची सतह से अहकाम वसूल हुए हैं। मैं भी कुछ इसी अंदाज में सोच रहा हूँ। मैंने कहा, मियां जाहिद मेरी तवक्को से बढ़कर बारसूख साबित हो रहा है। उसकी खतरनाकी से बचने के लिए हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। साहिल ने कहा, इस खतरनाक शख्स के भेजे हुए 2 अफराद के साथ तुमने जो आलीशान सलूक किया है उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। साहिल का इशारा नकली कांस्टेबल और बहरूपीय ASI की जानिब था। मोटे ASI की लाश MI कियानी रोड पर बेगोरो कफन पड़ी हुई थी। उसके साथी की चलाई हुई गोली ने मोटे की खोपड़ी में सुराख कर दिया था, जबकि हम कांस्टेबल की वर्दी वाले दुबले पतले शख्स को जख्मी हालत में वहां छोड़ आए थे। मेरे कदरे धीमे लहज में कहा, साहिल, हम जिस शख्स को जिंदा छोड़ आए हैं वो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो तो जख्मों से चूर चूर था। वो सादा से अंदाज में बोली, तुमने उसके चेहरे पर इतने ठुड्डे बरसाए थे कि मुमकिन है आईना देखकर वो खुद को पहचानने से इनकार कर दे। वो बेचारा हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ी करेगा? मेरा ख्याल है वो तो अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं। तुम्हारा ख्याल 100% दुरुस्त है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए तायद की। मैंने उसके जिस्म के जोड़ जोड़ की ऐसी खबरगिरी की कि उसे फिट होने में हफ्ता 10 दिन तो जरूर लगेंगे। लेकिन याद रखो, दुश्मन को कभी भी हकीर और कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने उस नकली कांस्टेबल के हवाले से मुसीबत खड़ी करने की जो बात की है उससे मेरा मतलब कुछ और था। अपने उस मतलब की वजाहत भी कर दो। वो गहरी संजीदगी से बोली। मैंने कहा, इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं कि उन दोनों ने हमें टोयोटा हाईएस में देखा था, और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हाईएस का ताल्लुक उसी होटल से है जहाँ से हम फरार होकर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जिंदा बच जाने वाला नकली कांस्टेबल अपने लोगों को बता सकता है कि हम कौन सी सवारी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह वो लोग हाईएस के तफैल एयरपोर्ट तक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। साहिल ने कहा, फैतान, तुम ख्वाह मुखा अंदेशों में गिर रहे हो। ये बात होटल वाले भी जानते हैं कि हमने फरार होने के लिए उनकी मखसूस हाईएस इस्तेमाल की है। वो लोग यानी हमारे दुश्मन ज्यादा से ज्यादा इस वसीले से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? साहिल ने अपनी बात का इख्तिताम एक अछूते सवाल पर किया था। उसके सवाल ने मुझे एक नई राह समझा दी। मैंने मसरूर लहजे में कहा, साहिल, तुम कदम कदम पर अपनी जानित को साबित करती रहती हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दुश्मन इस हकीकत से आगाह हो जाएं कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच आए हैं। मैंने तो एक सामने की और मुंतकी बात की है। वो हैरत अमेज लहजे में बोली, इसमें मेरी जानित कहाँ से झलकती है? मैंने कहा, तुम्हारी सामने की और सादा बात ने मेरे जहन में एक अछूता आइडिया दिया है।
तुम इसलिए भी ज़हीन हो कि इस वक्त तुम्हारी बात ने एक मुहर्रक का किरदार अदा किया है। मेरी दानत को एक तरफ रखो और मुझे अपने अछूते आइडिया के बारे में बताओ। वो अचानक बेहद संजीदा होकर बोली। मैंने नीचे सुरों में खनकार कर गला साफ किया और उसे बताने लगा, जब एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में होटल की टोयोटा हाईएस खड़ी पाई जाएगी तो हमारे दुश्मन यही समझेंगे कि हम कराची से बाहर किसी दूसरे शहर या पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क की जानिब परवाज कर गए हैं। मेरा आइडिया ये है कि अब हम खुद को मुकम्मल तौर पर रोपोश कर लें और दर पर्दा अपने दुश्मनों पर कारी ज़रबें लगाते रहें। उनका ध्यान कभी हमारी तरफ नहीं जाएगा। वो यही समझते रहेंगे कि हम कराची या फिर पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। इस तरह हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम बिल्कुल नई शख्सियात की आड़ में मियां जायद हुसैन के सपने पर मोंग दलते रहेंगे। मेरी बात खत्म होने पर साहिल ने कहा, वहीदान, तुम्हारा आइडिया नहायत ही दिलचस्प और सनसनीखेज है। इस किस्म की मुहिम जोई में बेपनाह मजा आएगा, लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखना कि मियां जायद एक काया और चालबाज शख्स है। उसके इस शहर में असर व नफूज तो तुम देख ही चुके हो। वो आसानी से ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि हम कराची छोड़कर किसी और तरफ निकल गए हैं।